मित्रों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही इसका दूसरा भाग। ठीक है, अभी तक हम लोग केवल कश्मीर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो खास करके सैनिक कार्रवाई। लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा में वो हम हमने कश्मीर की व्यवस्थित गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर राज्य क्यों अशांत है, उनकी सुरक्षात्मक स्थिति क्या है। संक्षिप्त में इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को साथ बहने वाले राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की जो स्थिति है आज के समय में, हालांकि ये वर्तमान समय में काफी हद तक जो है सुधार उसका जो है वर्तमान गवर्नमेंट ने किया भी है। काफी स्थिति उस समय विस्फोटक थी जब आजादी के तुरंत बाद, जब वहां पर उनके यहाँ के नागरिकों के साथ हमारे ही राजनेताओं द्वारा भेदभाव की स्थिति कायम थी। ठीक है। हालांकि फिलहाल वहां की जो स्थिति थी वो इस प्रकार है। यह क्षेत्र भौगोलिक स्ट्रैटेजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जहाँ की भौगोलिक बनावट पहाड़ी, जंगली, ऊंची नीची भूमि, जहाँ पर जो कि विप्लवी, नक्सली एवं गुरिल्ला कार्यवाही हेतु सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी भारी मात्रा में व्याप्त है। भारतीय सरकारों द्वारा प्रारंभ से ही यह क्षेत्र उपेक्षित रहा। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन आदि के शरणार्थियों के लगातार घुसपैठ से इस क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिला और आज भी मिलता रहा है। मूल निवासियों में यहाँ पर आक्रोश का कारण हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है विकसित हुई है। उपेक्षित होने के कारण नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद आदि को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण वहाँ पर दंगे फसाद, ठीक है, आदि होते रहते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जवानों पर भी अटैक होता रहता है, भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर भी आक्रमण होता रहता है। चीन एवं पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी संगठनों को भरपूर आर्थिक एवं सैनिक मदद भी वहां पर दी जाती रही है। भाई, जब अपने यहाँ का कोई वहां उनकी खुद लेने वाला कोई नहीं होगा, तो हमारे दुश्मनों को तो मौका मिलेगा ही। ठीक है। चलिए, विप्लव। वहां पर विप्लव क्या, विप्लव जो है, विप्लव को आप जानते ही हैं। वहां पर ज्यादातर विप्लव की ही स्थिति व्याप्त है। विप्लव, क्रांति, गुरिल्ला, छापामार आदि की कार्यवाही का समान तरीका होता है। विप्लव एक दीर्घकालीन संघर्ष है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरिल्ला युद्ध कर्म को अपनाकर एक निर्बल वर्ग वर्तमान में स्थापित सरकार को हटाकर उसके स्थान पर अपने द्वारा एक नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। विप्लव में नेता का उदय पहले होता है, जन समुदाय बाद में आता है। ठीक है मित्रों, तो एक प्रकार से वहाँ की स्थिति जो है विप्लवकारी है। और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो विप्लव और गुरिल्ला युद्ध के, खास करके गुरिल्ला युद्ध की परिस्थितियों को भी जन्म देने के लायक है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति। अब बाकी जो है कार्यवाहियों का बहाना जो है हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति क्या है, वहाँ पर विप्लव है या इंसर्जेंसी जो भी है, देख लेते हैं। नागालैंड यह सबसे पहलम अराजकता एवं आतंकवाद का शिकार राज्य रहा। प्रमुख आतंकवादी यहाँ का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन क्या कहेंगे इनको, हम उग्रवादी कह सकते हैं, अलगाववादी कह सकते हैं। ठीक है। जो संगठन है वो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे NFCN के नाम से जाना जाता है। NFCN प्रमुख विद्रोही गतिविधियों का ही केंद्र है। यह जो है, यह संगठन मणिपुर, त्रिपुरा के संगठनों को प्रशिक्षण, धन एवं हथियारों की आपूर्ति भी करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है इतना है कि काफी हद तक इस क्षेत्र पे काबू पा लिया गया है, इन संगठनों पर भी काबू पा लिया गया है। अगला है असम। 1979 से में विदेशी तत्वों के विरुद्ध असम के नागरिकों द्वारा हिंसक गतिविधियों का प्रयोग किया गया। बाद में ये अपनी मूल धारा से हटे। मूल धारा से इसलिए हट जाते हैं कि जब इनको जो है हमारे प्रमुख जो विरोधी राष्ट्र हैं, पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्र, जब इनको भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करते हैं, तो कुछ तो बातें उनकी भी माननी पड़ती है इनको भाई। ठीक है। संगठन जो है वहाँ के प्रमुख हैं उल्फा आंदोलन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे उल्फा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म जो है 1920 में है। इनका प्रमुख नारा है असम असमियों का है, अर्थात बाहर वालों को यहाँ से निकाला जाए। उल्फा को जो सहायता मिलती है वो आंध्र प्रदेश का पीपुल वार गुट नामक संगठन इनको सहायता देता है। इसका संबंध जो है नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, कश्मीर, श्रीलंका के उग्रवादी संगठनों से भी है। किसको? उल्फा को। पड़ोसी राष्ट्रों से समर्थन मिलता है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश शामिल हैं। प्रमुख सैनिक कार्यवाही है इनके ऑपरेशन बजरंग। असम का अन्य उग्रवादी संगठन है बोडोलैंड,
जिसे कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है ABUFU या ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। विद्यार्थी यहाँ भी कार्यरत हैं। उदयांचल, ये बोडोलैंड की जो मांग है वो है उदयांचल नामक एक पृथक राज्य, जिसे हम अलगाववादी संगठन भी कह सकते हैं। इसके संस्थापक हैं उपेंद्र नाथ ब्रह्म। बोडो जनजात भी सरकार की उपेक्षा की स्वीकार रही है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में, वर्तमान समय में ये सभी जो है उग्रवादी संगठन शांत नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने भी काफ़ी सुधारवादी कार्यवाहियाँ की है। मिजोरम यहाँ का उग्रवाद का प्रारंभ 1966 से हुआ। यहाँ का प्रमुख आतंकवादी संगठन MNA, जिसे कहते हैं मिजो नेशनल फ्रंट। इस संगठन का कार्य गैर मिजो जातियों को भगाना। मित्रों, जैसे हम बता भी चुके हैं कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में शरणार्थी घुसे हुए हैं इन 7 बहनों वाले राज्यों में। यहाँ पर बहुत सा जो है, जो ये इनके अंदर विद्रोह की भावना है, केवल ये लोग जो घुसे हुए हैं उनके कारण है, ठीक, जो कि 1971 में आए और यहाँ से वापस गए ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी अभी तक बुला के यहाँ पर भर रहे हैं ये सभी शरणार्थी। ठीक है, 30 जून 1986 को मिजो नेता जो थे लाल डेंगा, जिनका का नाम था, उन्होंने और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ और समझौते के बाद काफ़ी सुधार किया गया, जिससे गतिविधियां कमजोर हुई। मणिपुर की स्थिति देख लेते हैं। सरकार की उपेक्षा का शिकार मणिपुर रहा है। यहाँ का प्रमुख जो उग्रवादी या आतंकवादी संगठन है RGM या रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, 1976 में PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तथा PLP पीपुल्स लिबरेशन पार्टी का निर्माण किया गया। इसका प्रमुख आतंकवादी संगठनों को चीन द्वारा प्रशिक्षण एवं समर्थन से इस क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिला, और लेकिन वर्तमान स्थिति जो है सरकार की नीतियों से काफ़ी हद तक शांत है। ठीक है, अगला है त्रिपुरा। 1978 में TNV या त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स आतंकवादी संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन ने 1982 में बाहरी कबायली जनजातियों को निशाना बनाया। बाहरी सहायता इनको बांग्लादेश द्वारा प्रशिक्षण एवं समर्थन मिलता रहा, लेकिन वर्तमान स्थिति इनकी जो है शांत है, क्योंकि काफ़ी हद तक सुधार यहाँ पर किया जा चुका है। नक्सलवाद, यह चीनी विचारधारा से प्रेरित है। कम्युनिस्ट आंदोलन का नाम ही नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, कम्युनिस्ट आंदोलन को ही। भारत में इसका प्रारंभ 1967 में बंगाल के नक्सल वाली गांव से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में कानू फान्याल एवं चारू मजूमदार द्वारा सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया गया। चारू मजूमदार माओ से तुंग के प्रबल प्रशंसक एवं समर्थक रहे हैं। वे भारतीय मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियों को ही उत्तरदायी मानते रहे हैं। नक्सली मजदूरों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वे अपने मार्ग से भटके हुए ना हों। कभी कभी विदेशी सहायता और समर्थन के चक्कर में नक्सली अपने मूल उद्देश्यों से भटक भी जाते हैं, क्योंकि शत्रु राष्ट्र इनका प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिए भी करने लगते हैं। भाई, जब मुफ्त में हथियार दे रहे हैं तो कुछ तो प्रयोग, कुछ तो काम उनका भी करना पड़ेगा ना। वर्तमान में बहुत से नक्सली संगठन वैधानिक रूप से राजनैतिक पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का रूप धारण कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में अधिक है। बाकी कुछ न कुछ भारत के हर राज्य में व्याप्त है। माओ के प्रसिद्ध वक्तव्य वाक्य नक्सलियों के मूल मंत्र हैं। पहला नंबर है, राजनैतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। मित्रों, यहाँ पर ये पहला नंबर कर दीजिए, क्योंकि हमने लगता है कहीं से लिया है, इसमें हमने बंद नहीं किया। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, राजनैतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है, और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। ठीक है, तो मित्रों, जरूर आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए।